हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि रिलेशंस का मतलब क्या होता है, रिलेशंस के ऊपर किस तरह से जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख चुके हैं। और साथ ही हमने देखा था ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं किया है तो आप जाके वीडियो को देख के वो कंप्लीट कर सकते हैं। आज जो हम करेंगे वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं, तो पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। एफ, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं फंक्शन को हम एफ से। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, दो सेट होंगे हमारे पास ए और बी, सच दैट ए हैज़ वन एंड only one image in B। ठीक है, it is a special kind of relation F from A to B such that A has one and only one image in B। ठीक है, ये तो होगी हमारी डेफिनेशन फंक्शन की। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको देखें, इन अदर वर्ड्स in domain no two element या फिर नो टू ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं इसको हम, नो टू ordered pair should have same first element। ठीक है, तो ये अगर हम दूसरे शब्दों में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि डोमेन में ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये फंक्शन जो हमने अभी तक डेफिनेशन लिखी है ये क्या है। इसको अभी समझ नहीं आया होगा, इसको चलिए समझते हैं। अब मान लीजिए आपके पास दो सेट है, ये सेट है ए, ये सेट है बी। ठीक है, इसमें मैंने एलिमेंट लिख दिया 1 2 3, ठीक है, और 4। यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 6 7 8। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है फंक्शन के लिए, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये ए से लेकर बी तक एक फंक्शन होगा। कब होगा ये फंक्शन, जब ए के पास ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनका एक ही इमेज होगा। ठीक है, जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने लिखी थी, एक ही इमेज होना चाहिए। यानी 1 का इमेज सपोज़ 6 है, 2 का इमेज सपोज़ 5 है, 3 का 8 है और 4 का 7 है। इस तरह से एक ही इमेज दिख रही है आपको, तो ये आपका क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। ठीक है ना, एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए अभी इसमें मैं क्या करता हूँ, इसका डोमेन लिखते हैं। आपको डोमेन बताया था लास्ट टाइम कि डोमेन कैसे लिखा जाता है। तो पहले तो ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, 1 6 2 5
3,8 4,7। तो देखिए डोमेन अगर हम इसका लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। रेंज लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका 6 5 8 7, ठीक है। तो वो कह रहा है सेकंड डेफिनेशन हमने लिखी थी कि ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट कभी सेम नहीं होना चाहिए। देखिए किसी में 1 है तो 1 और कहीं नहीं दिखेगा आपको, 2 भी नहीं दिखेगा, ना 3 ना 4, ठीक है। एक ही एलिमेंट एक ही इमेज होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अब देखते हैं कब फंक्शन नहीं हो सकता। ये ए है दे दिया, ये बी दे दिया, सेम लिख लेते हैं हम 1 2 3 4, इधर लिख लेते हैं हम 5 6 7 8। देखिए एक केस ये बनाते हैं, 1 गया 6 के पास, 2 गया 5 के पास, 4 गया 7 के पास, ठीक है। अब ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए 3 के पास इमेज ही नहीं है, ठीक है। तो इमेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो याद रखिएगा हर एलिमेंट जो ए का है, ए के हर एलिमेंट के पास एक इमेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो यानी ये हमारा क्या है, ये फंक्शन नहीं है हमारा, ठीक है। रीज़न लिखेंगे इसका तो क्या लिखेंगे, एलिमेंट 3 हैज़ नो इमेज, ठीक है। इसको हम जो सेट होते हैं बी के, इनको इमेज बोलते हैं हम, ठीक है ना। वैसे तो ये 2 सेट होते हैं ए और बी, ठीक है, लेकिन बी को हम क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ ए, ठीक है। तो ये सेट क्यों नहीं है, ये फंक्शन क्यों नहीं है हमारा, क्योंकि एलिमेंट 3 हैज़ नो इमेज, ठीक है। और कोई केस देख लेते हैं, चलिए ए बी सेम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ए हो गया, ये बी हो गया आपका, ठीक है। 1 गया 6 के पास, 2 गया 5 के पास, 3 गया 8 के पास, 4 गया 7 के पास और 4 गया 8 के पास। तो देखिए ये भी फंक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने एलिमेंट 4 की 2 इमेज बना दी। एलिमेंट 4 हैज़ 2 इमेज, ठीक है, 2 इमेज बना दी। कौन कौन सी, एक 7 बना दी और एक 8 बना दी, तो यानी ये फंक्शन नहीं होगा। तो याद रखिएगा हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं की पॉइंट लिखूँ फंक्शन के लिए तो हम ये लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट in A should have 1 and only 1 इमेज, ठीक है। जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखी थी जो डेफिनेशन, वो डेफिनेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर वो कहते हैं एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट के पास 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन में अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम लिख सकते हैं कि इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, then एफ ए इज़ इक्वल टू बी, जहाँ पर बी हम क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ ए, और ए को क्या बोलते हैं हम, प्री इमेज ऑफ बी, प्री इमेज ऑफ बी, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। वही डेफिनेशन है जो हम अभी तक लिख रहे हैं, ठीक है। अगर एक फंक्शन है और आपने एक ऑर्डर, ये क्या है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर कहाँ है, उस फंक्शन के अंदर है। तो
जो एलिमेंट होगा एफ ऑफ ए होगा वो कहाँ जाता है, बी के पास जाता है, और बी को आप क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ ए, ठीक है ना। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको फंक्शन समझ आ गया होगा कि फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, रिलेशंस क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। फंक्शन जो एक टाइप का रिलेशन ही है, ठीक है, बस इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। रिलेशन में देखिए, रिलेशन में आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ दोनों को। ये हमने बनाया रिलेशन, ये हमने बनाया फंक्शन। देखिए अगर ये है इस तरह से ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 5 के पास गया, 2 6 के पास गया, 3 8 के पास गया, ठीक है। तो ये रिलेशन हो सकता है, ठीक है। रिलेशन में ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट जो है वो बी के पास जाए, लेकिन फंक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 हर एलिमेंट को एक इमेज लेनी होगी, तब ये आपका फंक्शन बनेगा। तो ये ही डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको, रिलेशन क्या होते हैं और फंक्शन क्या होते हैं। अब हमें कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो फंक्शंस देख लेते हैं हम, क्योंकि ये फंक्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं वो है आपका रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एक फंक्शन में डिनोट किया, इज़ अ रियल वैल्यू फंक्शन इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ आर। आर आपको पता क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि ए से बी एक रियल फंक्शन होगा व्हेन बी इज़ अ सबसेट ऑफ आर, यानी कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा इसका, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर वेयर एफ एक्स यानी कि फंक्शन इज़ डिफाइंड एज, यानी कि जो फंक्शन होगा वो किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, एफ एक्स बाय जी एक्स, और जी एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। इस तरह से आपको एक फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है, जहाँ पर जी एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो कह रहा है। अब आपको जितने भी फंक्शन अभी करवाए जाएंगे, आपको सब का डोमेन और रेंज आपको याद रखना है, ठीक है। डोमेन तो याद रखना ही रखना है, रेंज जो है वो सबकी अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर वेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एफ एक्स डिफाइन कर रहे हैं हम 3x - 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1, जहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू +-1, ठीक है। क्योंकि देखिए नीचे वाला पोर्शन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ज़ीरो कब हो सकता है, जब x या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। तो हमने लिख दिया x नॉट इक्वल टू +-1। इसके अलावा आप इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो गया, r +-1, ये इसका डोमेन बन गया इसका, ठीक है। तो डोमेन वो चीज़ होती है कि आप वैल्यू पुट करते रहिए। अब जो जो वैल्यू डालेंगे वो सब डोमेन में आ जाएगा, ठीक है ना। आपके पास कोई फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसमें जो जो वैल्यू डाल सकते हैं वो सारा आपका डोमेन में आएगा, और वैल्यू डालने पर जो आंसर मिलेगा वो सारा आपका क्या मिलेगा,
रेंज मिलेगा। तो देखिए इसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आपको एक रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया इसका, रियल नंबर्स हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होता है, रेंज निकालना, डोमेन निकालना आसान है, ठीक है। डोमेन में आप क्या कीजिए, आप बस वो वैल्यू देखिए जहाँ पर वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती। लेकिन रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज निकालने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूँ, आप इन स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका रेंज निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, पुट y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। जो आपको फंक्शन दिया होगा उसको y पुट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड, सॉल्व y इक्वल टू एफ एक्स फॉर x in terms of y, in terms of y, यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है x, यानी x का जो आंसर आएगा वो y के टर्म्स में आएगा, ठीक है। यानी x जो होगा वो क्या होगा, 5y हम मान लेते हैं, ठीक है। लेट x जो आएगा वो 5y के टर्म्स में आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड y फॉर विच वैल्यू ऑफ x obtained from x equals to 5y is real and in domain of f। यानी कि अब आपको क्या करना है, y के लिए वैल्यू निकालना है सच दैट वो उसके डोमेन में होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो आपको आंसर मिलेगा, जो आप वैल्यूज़ पुट करेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ y इज़ रेंज, ठीक है। अब मेरे को पता है ये चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल से शुरुआत करते हैं। एफ एक्स एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स, सिंपल से एग्जाम्पल लिया हमने, एक रियल वैल्यूड फंक्शन लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसका डोमेन लिखना है। देखिए अब आप मेरे को ये बताइए कि ध्यान से देखिए इस फंक्शन को, और आप ये बताइए नीचे ज़ीरो कब कब हो सकता है। देखिए x को अगर आपने रख दिया 3 नीचे, तो नीचे ज़ीरो आ जाएगा, और नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यानी x को मैं 3 नहीं रख सकता, 3 के अलावा मैं कुछ भी रख सकता हूँ। नीचे माइनस मंजूर है लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ज़ीरो कब आएगा, जब x किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो यानी कि मैं इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ डाल सकता हूँ, मैं इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ सिवाय 3 के। तो मैंने r-3 लिख दिया इसको, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे हम, 3 तक जाएंगे, और फिर यूनियन 3 से कहाँ जाएंगे हम, इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के बारे में बताया था। अगर इस तरह से लग रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट, और अगर इस तरह से लग रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ओपन ब्रैकेट में वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, क्लोज ब्रैकेट में वैल्यू इंक्लूड होती है। तो हमें 3 इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए मैंने उसकी जगह ओपन ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप सेकंड नंबर पे लिखिए, ठीक है। तो डोमेन निकालना मुश्किल नहीं है, डोमेन हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ वो वैल्यू देखनी होती है जिस पे हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन नहीं हो सकता। तो डोमेन निकल गया। अब आई बात रेंज निकालने की, कि भैया रेंज कैसे निकालें। तो रेंज निकालने के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूले 4-5 स्टेप बताया, तो वही करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपने क्या ले लिया, y इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स क्या था मेरा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स। अब मेरे को क्या करना है, x
की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ये y है तो ये हो गया 3y माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो y इधर ले आते हैं, 3y माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स। ठीक है, सिंपल एक्स एक्स टर्म्स एक साथ कर लिया मैंने, तो ये हो गया मेरे पास 3y माइनस 2 इक्वल टू एक्स कॉमन लिया 1 प्लस वाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3y x इक्वल टू 3y माइनस 2 सॉरी 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई। ये आ गया आपका, और यही इसी को हमने क्या बोला था 5y। ठीक है, यही मेरा 5y था, यानी x की वैल्यू जो है मैंने y के टर्म्स में निकाल ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से वही करना है जो कि आप डोमेन में किया करते थे, यानी कि आप कोई एक वो वैल्यूज़ ढूंढनी है जिसमें ये वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन नहीं होगा। देखिए y नीचे, यहाँ पर मैं y को -1 नहीं रख सकता, क्योंकि -1 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नीचे 0 नहीं आ सकता। तो यानी सिर्फ -1 छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो रेंज इसका क्या बन गया, r -1। सिंपल, रेंज निकल गया। यानी कि आपको करना वही है, डोमेन वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है। आप कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको ढूंढनी है जो इसमें नहीं आ सकती, सिर्फ -1 नहीं आ सकता, बाकी आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी वैल्यूज़ क्या आएगी, रेंज में आ गई, तो r -1 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। ठीक है, सेकंड हमें देखना है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब ये जितने भी हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ये इसको मैं सेकंड नहीं लिखता, मैं इसको फर्स्ट ही लिख देता हूँ, क्योंकि ये सब क्या है, रियल वैल्यू के अंदर आते हैं। कांस्टेंट फंक्शन भी रियल वैल्यू के अंदर आता है, क्योंकि आप कोई भी नंबर लेंगे वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है तो ये रियल नंबर के अंदर पहला है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बहुत ज़रूरी है, ग्राफ याद रखिएगा। तो देखिए इस तरह से कोई भी एक पॉइंट होगा C जहाँ पर हम ये लाइन बना सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। तो f मैप्स फ्रॉम R टू R, रियल नंबर से रियल नंबर जाएगा, y इक्वल टू fx इक्वल टू c क्यों, क्योंकि एक वैल्यू दिया होगा। ठीक है, उस वैल्यू पे आपको ग्राफ बनाना है। जैसे y इक्वल टू fx है और x की वैल्यू मान लो 2 दे दिया है। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो y इक्वल टू 2 पे आप सीधी लाइन खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, रेंज क्या होगा इसका, रेंज इसका c हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, ये कैसे पता लगा। देखिए हमने क्या बनाया, इसको रियल नंबर से रियल नंबर बनाया f। ठीक है, देखिए अब वो कह रहा है कि y इक्वल टू fx, ठीक है, इक्वल टू c। ये हमारा, यानी कि देखिए लिखते हम कैसे हैं, f मैप्स फ्रॉम R टू R fx इक्वल टू c, लिखा ऐसे जाता है, क्वेश्चन ऐसे दिया होता है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी इसको क्या, इसको मैंने y मान लिया, y इक्वल टू fx मान लिया। ठीक है, क्योंकि जब हम रेंज निकालते हैं तो इसको y ले लेते हैं। ठीक है, तो fx किसके बराबर है, c के बराबर है, तो y किसके बराबर हो जाता है, हमारा c के बराबर होता है। ठीक है, ये तो चलो हमारा रेंज वाला पार्ट है, चलो इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा fx इक्वल्स टू c, यानी वो कह रहा है कि आप x की कोई भी वैल्यू डालो, 1 2 3 4 5 -1 -2 1/2, कोई भी वैल्यू डालो, वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी, c में जाएंगी। सब की सब कहाँ जाएंगी, c में जाएंगी। ठीक है ना, तो इसलिए ये सारी की सारी वैल्यू जब c में जाएंगी, तो देखिए अगर आप इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, देखिए 1 कहाँ जा रहा है, c में जा रहा है, 2 कहाँ जा रहा है, 2 भी c में जा रहा है, 3 कहाँ जा रहा है, वो भी c के पास जा रहा है, -1 कहाँ जाएगा, c के पास जाएगा, 1/2 कहाँ जाएगा, c के पास जाएगा। तो जब हम रेंज निकालेंगे, रेंज क्या होता है, मैंने आपको बताया था सेकंड
एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, तो देखिए सबका सेकंड एलिमेंट सेम है, तो यानी इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इसका सी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। सेकंड फंक्शन जो आता है हमारा, वो आता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है, एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, यानी कि आप कोई भी वैल्यू डालेंगे वो उसी के पास जाएगा। जैसे कि ये देखिए, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यानी कि आप एफ एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू डालिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू डालेंगे, 1 डाला तो 1, एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इधर देखते हैं, इसको यहाँ से समझते हैं। आपने 1 डाला, कहाँ गया, 1 के पास जाएगा। 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 3 डालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 4 डालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, R2 R जा रहा है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं, इसका डोमेन देखेंगे। डोमेन आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ से, तो रियल नंबर हो गया। रेंज देखते हैं, आपको आंसर में क्या मिलेगा, 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 2 मिलेगा, यानी आप कोई भी नंबर डालेंगे वही नंबर मिलेगा। तो रेंज क्या हो गया इसका, R हो गया। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स किसके बराबर है, x के बराबर है, तो y इक्वल टू एक्स हो गया। यानी आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं अब आप। ठीक है, कोई भी वैल्यू इसमें आप पुट कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। देखो इसका मतलब काम क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन का, हर नेगेटिव नंबर को ये क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्या होता है ये, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स लेस देन 0। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर 0 से छोटा होगा तो आंसर क्या होगा, माइनस एक्स होगा, और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा तो आंसर होगा आपका x, यानी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन मॉड्यूलस फंक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, बहुत आगे काम आएगी ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ग्राफ बनाते हैं इसका मॉड्यूलस फंक्शन का, तो ये बनता है आपका v इस तरह से। ठीक है, ये बन गया आपका ग्राफ। अब आती है बात डोमेन और रेंज की। डोमेन देखिए, कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, तो रेंज वो डोमेन हो गया R। रेंज देखिए, कोई भी वैल्यू डालेंगे, माइनस की डाले चाहे प्लस की डाले, आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, यानी आंसर आपका हमेशा 0 के बाद आएगा, तो यानी 0 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे पता लगा, तो देखिए चलिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स विच मॉड एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं, ग्रेटर देन 0 एंड एक्स माइनस एक्स लेस देन 0। ठीक है, चलिए पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू पे देख लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ ज़ीरो, अभी इसको भूल जाइए, अभी हम यहाँ से सीधा यहाँ आएंगे हम। ठीक, एफ ऑफ ज़ीरो कहाँ जाएगा, ग्रेटर देन 0 है तो x के पास जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स किसके इक्वल है, अभी x के इक्वल है। ठीक है ना, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो एफ एक्स किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो आपने एफ ऑफ 0 डाला, आंसर क्या आ गया, वही x की वैल्यू यानी 0 आ गया। एफ ऑफ 1 डालेंगे 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 1/2 डालेंगे, आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। x लेस देन 0 जब होगा तो एफ एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो आपने क्या डाला, एफ ऑफ -1 डाला, तो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ -1 क्या हो गया, ये +1।
एफ ऑफ सपोज -2 डाला, माइनस ऑफ -2 क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव वैल्यू को भी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है ये, ठीक है ना। तो ये है इसकी डेफिनेशन का मतलब, ठीक है ना। आप एफ ऑफ -4 डालेंगे तो बाहर तो माइनस है ही, एक्स की जगह -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव नंबर दे देगा आपको। तो कोई भी नंबर डालेंगे वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही देगा, ये हमने देख लिया। तो पॉजिटिव ही नंबर मिल रहा है हमें। तो आप ये देखिए 1 2 3 -1 -2 -3, ये आर है हमारा, यहाँ से नंबर यहाँ जा रहा है 1 2 3 4 5। देखिए 1 1 के पास जाएगा, 2 2 के पास जाएगा, 3 3 के पास जाएगा, -1 कहाँ जाएगा, 1 के पास जाएगा, -2 कहाँ जाएगा, 2 के पास जाएगा, -3 3 के पास जाएगा। यानी ज़ीरो से नीचे वैल्यू तो आने का सवाल ही नहीं उठता। ये देखिए ग्राफ देखिए, नीचे तो आ ही नहीं सकती वैल्यू, सारी वाई की देखिए पॉजिटिव वैल्यू चल रही है वाई की, रेंज हमारा वाई बताता है, ठीक है ना। तो देखिए वाई नीचे नहीं आ रहा है, वाई ऊपर ही ऊपर चल रहा है। तो क्लियर है हमारा रेंज इसका कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया क्योंकि हम 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ 0 कहाँ जाएगा, 0 के पास जाएगा, तो ये हम इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ, हमारा आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या कहता है, एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर, ये कॉमन रहता है क्योंकि हम रियल वैल्यूज़ के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 0 1 1 0 -1। 1 कब होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा, 0 कब होगा, इक्वल टू 0, एंड दिस इज़ लेस देन 0। ग्राफ बनाएंगे हम इसको, ग्रेटर देन 0 पे 1, लेस देन 0 पे -1, ठीक है, और बीच में 0। इस तरह से ये इसका ग्राफ बनता है, ठीक है ना। डोमेन इसका क्या होगा, देखिए आप कोई भी वैल्यू डालें, डेफिनेशन देख लीजिए पहले, एफ एक्स क्या कह रहा है, 1 0 -1, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0। आप 0 से आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि इसमें ये सब रेंज, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए ये आप जब ग्राफ आपने बनाया है इसका, तो आप यहाँ से देखिए ये इधर भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है ये, ठीक है ना। तो आप x की कोई भी वैल्यू आप इसमें ले सकते हैं, यानी रेंज डोमेन क्या हो गया इसका, r हो गया। लेकिन जब आप कोई भी वैल्यू डालेंगे, आंसर आपका क्या आएगा, 3 ही आंसर आएगा, या तो 1 आएगा, या 0 आएगा, या -1 आएगा। तो यानी इसका जो रेंज होगा वो फिक्स है हमारा। रेंज क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है। इसके अलावा आपका आंसर कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन समझने की बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक बार डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गया तो आप डेफिनेशन को देख के ही आप डोमेन रेंज निकाल सकते हैं। देखिए जब x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, देखो डोमेन हमेशा x से निकलती है और रेंज हमेशा y पे निकलती है, ये याद रखिएगा अगर आपको ग्राफ देखना है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, डोमेन देखेंगे x के लिए, तो x देखिए 0 से बड़ा भी चल रहा है, इक्वल टू भी चल रहा है, और लेस देन भी चल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि x की आपने कौन कौन सी वैल्यू ले ली, ऑल वैल्यूज़ ले ली, रेंज पूरा रियल नंबर ले लिया, 0 से बड़ा भी ले लिया, 0 से छोटा भी ले लिया, और 0 भी ले लिया, ठीक है। लेकिन ये वाली जो वैल्यूज़ होती है, जो ये होती है आपकी y, ठीक है। ये देखिए y पे प्लॉट की हुआ है ना। तो 1 0 -1, तो ये आपका रेंज दे दिया, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब सिग्नम फंक्शन की एक डेफिनेशन और होती है, इसको भी याद रखिएगा, मॉड x बाय x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये डेफिनेशन भी होती है, क्यों, देखिए आप चलिए इस डेफिनेशन को देखते हैं। x ग्रेटर देन 0 लिया आपने, ठीक है, तो ऊपर तो पॉजिटिव आना ही आना है, नीचे भी पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए आपने x को 2 ले लिया, तो 2/2 आंसर क्या है 1। x को 3 ले लिया, 3/3 आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है।
एक्स लेस देन ज़ीरो ले लिया। अब आपने लेस देन ज़ीरो पे भी ऊपर वाली डेफिनेशन काम आएगी। तो सपोज़ आपने एक्स को -2 लिया तो ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, लेकिन नीचे तो माइनस रहेगा क्योंकि नीचे मॉड नहीं लगा। तो ये कितना दिया आपको -1। ऐसे ही -3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/-3 कट के क्या आएगा -1। ठीक है, और ज़ीरो पे तो ज़ीरो है। तो ये देखिए आंसर वही आ रहा है आपका 1, -1 और 0। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आप याद रखिएगा, ये भी सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट आता है नंबर 5 पर है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा इसको भी। फॉर एनी रियल नंबर एक्स, फॉर एनी रियल नंबर x डिनोटेड बाय, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है ये। ठीक है, वी गेट द वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम देखिए, ये मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। वो कहता है इसको डिनोट किससे किया जाता है, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिनोट किया जाता है। और हमेशा जो इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू एक्स होगी, लेस देन और इक्वल टू। बेशक इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन वैल्यू हमेशा ये लेस देन और इक्वल टू देगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते समझें के। सपोज़ इसके अंदर दिया हुआ है 2.75। ठीक है, अब ये तो x है, लेकिन जब ये वैल्यू बाहर आएगी तो ये या तो इक्वल लेस देन और इक्वल टू x आएगी। और देखिए क्योंकि, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, नाम इसका क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इंटीजर मिलेगा आपको आंसर में। आप रियल नंबर डालेंगे लेकिन आपको इंटीजर मिलेगा, और वो इंटीजर क्या होगा, वो हमेशा x से लेस देन या इक्वल टू होगा। और देख लेते हैं, सपोज़ 3 डाला तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 3 एक इंटीजर है। ठीक है ना। सपोज़ आपने डाला 0.75, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये x है, इंटीजर क्या बनेगा, 0.75 के आसपास क्या है, 0 है, तो 0 आ गया आंसर। ठीक है, ये काम होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। फंक्शन क्या कहता है, एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर जाएगा। एफ एक्स क्या देगा आपको, कोई भी वैल्यू डालेंगे वो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल देगा। ठीक है, एक्स कहाँ है, आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका बनाएगा डोमेन। आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, उसमें 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 1/2 डालिए, 1/4 डालिए, 0.5 डालिए, -5 डालिए, कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। यानी ये क्या बन गया, रियल नंबर बन गया। लेकिन ये डोमेन में जब डाला तो इसने कहाँ फेंका, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास फेंक दिया। और फेंकने के बाद आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। आंसर क्या होता है, रेंज होता है। तो देखिए, आप कोई भी वैल्यू डालेंगे वो आपको कहाँ फेंकेगा, इंटीजर्स में फेंकेगा। 1/4 फेंकेंगे, 1/4 क्या होता है, 0.25। 0.25 फेंकेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा, यानी ये इंटीजर में आएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वैल्यू कोई भी डालेंगे आंसर आपका किस में निकालेगा, वो इंटीजर में निकालेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्लियरली ये चीज़ पता लग जाता है, डोमेन क्या है इसका, आर है, लेकिन रेंज इसका क्या है, इंटीजर है। ठीक है, ग्राफ समझेंगे इसका, 1 2 3 -1 -2 1 2 3। देखिए 1 और 2, 1 से शुरू किया 2 तक गया ओपन। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है ना। आपने 1 डाला, 1.1 डाला, 1.2 डाला, 1.9 डाला, कोई भी वैल्यू डालेंगे इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए 1 तक बनाया। 2 से 3 तक कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आंसर क्या देगा, 2 देगा।
3 से 4 तक कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आंसर क्या देगा, 3 देगा। वैसे ही नेगेटिव में भी है, ठीक है ना। -1 और 0 के बीच में डालेंगे तो आंसर क्या देगा, हमेशा -1 देगा, ठीक है। -2 से -1 डालेंगे तो आंसर क्या देगा, -2 देगा, ठीक है। इस तरह से ये इसका ग्राफ बनता है। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है तो स्मॉलेस्ट इंटीजर भी होगा कहीं ना कहीं, तो चलिए स्मॉलेस्ट भी पढ़ लेते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ठीक ग्रेटेस्ट का ऑपोजिट है। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, वी गेट ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है। उसमें x से छोटा मिलता था, यहाँ पे x से बड़ा मिलता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, वही 2.75, आंसर इससे बड़ा आएगा, 3 आएगा। 4.6 डाला, क्या देगा आपको, 5 देगा। -7.2 डालेंगे, क्या देगा, -7 देगा, ठीक है, बड़ा देगा, याद रखिएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। बाकी ग्राफ डोमेन रेंज हमेशा सेम रहेगा, रियल नंबर और इंटीजर्स रहेगा। ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसका, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 -1 -2, ठीक है। अब ये इस तरह से हो जाएगा, 2 से 1 से शुरू करेंगे, 2 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से ओपन, ये सर्कल को मैंने कलर नहीं किया हुआ है, ये है ओपन, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 के बाद वाली वैल्यू इंक्लूड होगी और वो 3 तक जाएगी, ठीक है ना। अगर 2 इंक्लूड कर देंगे तो 2 का तो 2 ही रहेगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, 2.1 लिया, 2.2 लिया, 2.3 लिया, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये ओपन है और ये आगे तक जा रहा है, तो यानी इन सब का आंसर क्या देगा, वो 3 देगा। इसलिए यहाँ पे हमने वैल्यू में बना रखा है इसको, ठीक है ना। ये 3 है, 3 नहीं बनाया था, ये 3 है, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक, ये 2 फंक्शन अभी बचे हैं, और इसके साथ साथ अभी और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे जो हमें अभी पढ़ने हैं एक्सरसाइज करने से पहले, ठीक है। तो ये वीडियो अभी हम यहीं तक रोकेंगे, ठीक है। फ़िलहाल आप जितने फंक्शंस आपको कराए गए हैं, आप उन फंक्शंस को पढ़िए अच्छे से, डोमेन एंड रेंज समझिए इनकी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे के फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।